अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8 ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज की इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉन्ड्स और इसके अंडर पहली जो स्टोरी दी गई है वो है माय बिग ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करें इस वीडियो को। माई ब्रदर वॉज 5 years older than me but only 3 years ahead of me at school। मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन क्लास वाइज देखा जाए तो स्कूल में वो मुझसे 3 ही क्लास आगे था। He had begun school at the age as I had, but he did not like to be in undue haste in such an important matter as education. He wanted to lay a very solid foundation so that a magnificent structure could be raised upon it. So he spent 2 years where only one was needed, and sometimes even 3. How can one raise a strong building on a weak foundation? तो यहाँ पर छोटा भाई जो है वो कुछ थोड़ा सा एक मजाकिया, एक ह्यूमरस वे में बताता है कि मेरा बड़ा भाई जो है उम्र में तो 5 साल बड़ा है, लेकिन स्कूल के अंदर वो मेरे से सिर्फ 3 ही क्लास आगे है। अब इसका कारण उन्होंने मजाक करते हुए, व्यंग्य करते हुए बताया है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो बाकी सब काम तो अच्छे से करता है, लेकिन एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट मैटर को वो और बेहतर तरीके से करना चाहता है। देखिए, खराब तरीके से नहीं, और बेहतर तरीके से करना चाहता है। वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहता है। आपने देखा होगा अक्सर मकान बनते हुए, जब घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव रखी जाती है, और नींव जितनी स्ट्रांग होती है घर उतना ही मजबूत बनता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई एजुकेशन जैसे मैटर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए एक एक क्लास में 2-2 साल और कभी तो 3 साल भी लगा देता था क्लास के अंदर। यानी कि वो हर क्लास में 2 या 3 बार फेल हो जाते थे उनके बड़े भाई। तो वो आगे वो मजाक करते हुए क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कमज़ोर नींव के ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग कैसे बन सकती है। I was 9 and he was 14. When he was in class 9, I was in class 5. It was his birthright to admonish me, and I was expected to accept his commands as the law. मैं 9 साल का था और मेरे बड़े भाई जो है वो 14 साल का, इनके 5 साल का अंतर है दोनों में। बड़े भाई क्लास 9th में थे और छोटा जो था वो क्लास 5th में था। और ऐसा लगता था, छोटा भाई बता रहा है कि ऐसा लगता था, यहाँ पर जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, वो छोटा भाई जो है वही नरेट कर रहा है स्टोरी को। तो वो बोलता है कि मुझे डांटना, तो जैसे एडमनिश का मतलब होता है डांटना, तो बड़े भाई अक्सर, आपको भी आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो डांटती ही होगी। तो डांटना, तो ऐसा लगता था कि मुझे डांटना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जैसे कि कानूनी तौर पे मुझे उनकी बातें मानने का ऑर्डर ही मिल गया था कि भाई जैसे कानून कैसे हम सबको फॉलो करना पड़ता है इस देश के सिटीजन्स को, सेम वे बड़े भाई की सारी जो कमांड्स थी, जो सारे ऑर्डर्स थे, उनको मुझे फॉलो करना पड़ता था। छोटा भाई ऐसा कह रहा है। माई एल्डर ब्रदर वॉज स्टूडियस बाय नेचर, ऑलवेज ग्लू टू हिज बुक। आई नेवर फेल्ट एट होम विद बुक्स। टू सिट विद अ बुक फॉर an hour was like climbing a mountain. At the first opportunity, I would walk out of the hostel into the open ground and toss pebbles into the air or fly paper butterflies. अब यहाँ पर कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है यहाँ पर कि मेरा बड़ा भाई जो था वो बहुत ही ज़िद्दी किस्म का था, और वो पूरा दिन बुक से चिपका रहता था, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बुक्स क्या चिपका रहूँ सारा दिन। मेरा स्वभाव था कि बुक पढ़ने की बजाय मैं बाहर जाऊँ, पहले माउंटेन्स पे चढ़ूँ, और सबसे पहला भी, चलो माउंटेन्स पे तो कहाँ चढ़ेंगे क्योंकि बच्चे हैं अभी, लेकिन आगे वो बताते हैं कि जब मुझे मौका मिलता था तो मैं हॉस्टल के ओपन ग्राउंड में चला जाता था, और वहाँ पर पेबल्स, गोल गोल राउंड राउंड पत्थर आते हैं ना बड़े खूबसूरत, जो आजकल अक्सर फिश पॉन्ड्स के अंदर भी डाले जाते हैं, नीचे जो आपके घर में एक्वेरियम छोटा रखा जाता है कांच का, उसके अंदर भी डाले जाते हैं, तो उस तरह के पेबल्स होते हैं जो, तो वो पेबल्स जो मैं हवा में उछालता था और पेपर की बटरफ्लाई बनाकर भी उड़ाता था। And I felt happier still if I could
find a companion. We would jump across the walls or ride upon the gates and swing them to and fro to enjoy a motor ride. और मुझे और बेहतर अच्छा लगता है, यानी कि मुझे और खुशी होती है अगर मुझे कोई कंपेनियन यानी कि मुझे कोई साथी मिल जाता है ऐसा करते वक्त। अगर कोई साथी मिल जाता तो हम दोनों मिलकर दीवारों पर कूदते, गेट्स के ऊपर चढ़कर आगे पीछे उनको घुमाते। अक्सर देखा होगा बच्चों को, बच्चे गेट के ऊपर एक पैर रख लेंगे और दूसरे पैर से उसको धक्का देंगे और गेट जो है वो अंदर बाहर जाना शुरू करता है, जैसे मोटर राइड, जैसे कि आप किसी बाइक पे या कार में राइड कर रहे हो वैसे ही। बट द मोमेंट आई रिटर्न्ड टू द रूम आई वुड freeze in my tracks to see my brother's red face. His first question would be, where have you been? Always the same question in the same tone and my answer was silence. और ये जो खुशी थी मेरी वो ज़्यादा देर नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे वापस रूम में तो लौटना ही पड़ता था। जैसे मैं रूम में वापस लौटता तो मेरे बड़े भाई का लाल चेहरा देखे मैं एकदम सन्न रह जाता था, एकदम जैसे स्टॉप हो जाता था, रुक जाता था। उसका पहला क्वेश्चन यही होता था कि कहाँ थे, और एक ही टोन में होता था, जैसे बड़ा भाई कैसे डांट के पूछता होगा, ऐसे अरे तो कहाँ था भाई अभी तक, तो इस तरीके से वो पूछते थे। और इनका आंसर होता था साइलेंस पे, एकदम शांत ही खड़े रहते थे। आगे कहा गया है कि आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट टेल हिम दैट आई हैड जस्ट गॉन आउट टू प्ले। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं उसे क्यों नहीं बता पाता था कि मैं तो बाहर खेलने गया था। My silence proclaimed that I accepted my crime and my brother would greet me with indignant words. अब मैं चुप रहता था तो मेरा साइलेंस, यानी कि जब आप किसी को पूछो कि भाई ये तुमने गलती की है तो वो जवाब ना दे तो इसका मतलब हाँ ही समझा जाता है। तो यहाँ पर वो अपनी शांत यानी कि अपने साइलेंस के कारण माना जाता था कि वो अपनी क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा था, और भाई जो था बड़ा भाई वो उसे इंडिग्नेंट वर्ड से ग्रीट करता था। इंडिग्नेंट वर्ड्स का मतलब कि बहुत तेज चिल्ला के, यानी कि उसको डांट के, मतलब डांटना शुरू कर देता था। इफ यू स्टडी लाइक दिस यू विल लर्न नथिंग। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। लर्निंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, अदरवाइज एवरीबडी एंड हिज कजन वुड बी रेगुलर एक्सपर्ट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर होता तो शायद हमारे कजन जो हैं वो सब अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते। यू हैव टू स्ट्रेन योर आईज एंड ड्रेन योर ब्लड, ओनली देन यू कैन अटेन दिस नॉलेज। तुम्हें अपनी आंखों पे जोर देना होगा, स्ट्रेन, अपने ब्लड को ड्रेन करना होगा, यानी कि खून पसीना बहाना होगा, तब कहीं जाके तुम्हें नॉलेज मिलेगा। बातें करने से नॉलेज नहीं मिलता है। Even great scholars can't write correct English, and you are such a blockhead that you don't learn from my example. अब वो बताता है कि भाई बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे, एजुकेटेड या फिर विद्वान बोला जाता है ना, वाइज पीपल, वो लोग भी करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, और तुम तो एकदम मंदबुद्धि हो और तुम्हें मेरे एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आता है। तुम तो मुझे देखकर तो समझ सकते हो ना कि मेरी हालत क्या है। मैं एक ही क्लास में 2-3 बार फेल हो रहा हूँ, दैट मीन्स इंग्लिश इज वेरी हार्ड। तुम्हें यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है। सी हाउ हार्ड आई वर्क, हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउट टू अटेंड एनी शोज और फेयर्स। देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। क्या तुमने कभी मुझे देखा है बाहर जाके कुछ मेला या किसी भी जगह पर मैं पार्टी अटेंड करता हूँ। Even then I am stuck in each class for 2 to 3 years. देखो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं हर क्लास में 2 से 3 साल फेल होता हूँ, यानी कि लगाता हूँ। You will fritter your whole life away studying in one class. Why waste father's hard earned money? तुम फ्रिटर वर्ड का मतलब यहाँ पे कहा गया वेस्ट, कि तुम बर्बाद कर रहे हो, अपना पूरा जीवन बर्बाद करोगे एक ही क्लास के अंदर बैठकर, और फादर का, पिताजी का हार्ड अर्नड मनी यानी कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी तुम वेस्ट करोगे। तो इसलिए ध्यान दो पढ़ाई में। Listening to this tongue lashing, I would burst into tears. My brother was an expert at the art of giving advice. ये सब बातें सुनकर मैं रोने लगता, यानी कि वो लड़का जो था वो सब बातें सुनकर रोना शुरू कर देता था, और मेरा भाई जो था वो तो एडवाइस देने में, मतलब सलाह देने में तो एक्सपर्ट था। तो अक्सर देखा जाए तो भारत के अंदर या दुनिया में सब बड़े लोग जो हैं वो एडवाइस देने में तो एक्सपर्ट ही होते हैं छोटों को। His pointed comments like afro stick
arrows would pass my heart and demoralize me. उसके जो पॉइंटेड तीखे जो टॉन्ट बोलते हैं ना, जिसको हम जैसे किसी को टोंट मारकर बोलना, ऐसी तीखी बातें करना जो उसको चुभ जाए। तो एफोरिस्टिक का मतलब होता है ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो कि बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, कम शब्दों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दें। तो ऐसे शब्दों का वो उपयोग करता था। भी बोलता कुछ था लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा होता था। तो ऐसे भारी भरकम शब्दों से मुझे बहुत ही दुख होता था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है भाई के द्वारा। आई वुड सिंक इनटू होपलेसनेस एंड थिंक ऑफ गोइंग होम। मैं होपलेस हो जाता था, यानी कि मेरा जो उम्मीद होती थी वो टूट जाती थी और मेरा मन करता था मैं घर चला जाऊं। Why should I waste my life doing something that was beyond my powers? मैं ऐसा करके क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं जो मेरे पावर, मेरे हाथ से बाहर है। क्योंकि भाई इतना डरा देता कि पढ़ाई ऐसी है वैसी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो बच्चा जो था वो डर जाता था। My head would reel, but after few hours I would overcome. मेरा दिमाग जो था कुछ समय के लिए तो घूम जाता था, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वो ठीक हो जाता था। This state of despondency and pledge to devote myself to studies, in no time I would work out a timetable. तो यहाँ पर डिस्पोंडेंसी शब्द का मतलब है लॉस ऑफ होप एंड करेज, यानी कि हिम्मत खो देना, हौसला खो देना। कुछ समय के लिए वो परेशान होते, फिर वो इस डिस्पोंडेंसी यानी कि इस खराब परिस्थिति से बाहर निकल आते थे और फिर से अपने आप को ये स्टडीज़ को डिवोट करने की कसम खाते थे और फिर ये टाइम टेबल बनाने में लग जाते थे कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ अपने लिए। द टाइम टेबल, क्या टाइम टेबल था देखिए। गेट अप एट 6 in the morning, वॉश, हैव ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। उठो 6 बजे, नहा दो, ब्रेकफास्ट करो, पढ़ने बैठ जाओ। इंग्लिश फ्रॉम 6 to 8, 6 से 8 इंग्लिश। अरिथमेटिक फ्रॉम 8 to 9, हिस्ट्री फ्रॉम 9 to 9:30, देन फूड एंड टू स्कूल। तो 8 to 9, 9:30 जो भी शेड्यूल दिया गया वो सारा करके फिर खाना खाएंगे और फिर स्कूल चले जाएंगे। फिर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 3:30, रिलैक्स फॉर हाफ एन आवर, ज्योग्राफी फ्रॉम आवर 4 to 5, ग्रामर फ्रॉम 5 to 6, a half an hour stroll in front of the hostel, then eat, translation from 8 to 9, Hindi from 9 to 10, miscellaneous subjects from 10 to 11, then sleep. अब यहाँ आप शेड्यूल जो देख रहे हो सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने बांट दिया कि उन्होंने टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल के मुताबिक वो हर सब्जेक्ट को, यानी कि पढ़ाई देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई की बात की गई है। बट टू मेक अ टाइम टेबल इज़ वन थिंग, टू पुट इट इन टू प्रैक्टिस अनदर। अब टाइम टेबल बनाना एक अलग बात होती है और उसको यूज़ करना, उसको फॉलो करना एक अलग चीज़ होती है। आप में से भी कई बच्चों ने टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन फॉलो कैसे किया जाता है इट्स वेरी हार्ड, आप जानते होंगे। द वायलेशन वुड बिगिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। वायलेशन का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को, यानी कि डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे कानून को तोड़ा जाता है उसको वायलेशन ऑफ लॉ कहा जाता है, तो रूल्स को वायलेट करना। अब पहले दिन से ही शुरू हो जाता था वायलेशन। तो द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, द रन एंड द चेज इन फुटबॉल, द स्पीड एंड क्विकनेस इन वॉलीबॉल, ऑल दिस वुड ड्रैग मी आउट एंड वुड फॉरगेट एवरीथिंग। तो बाहर ठंडी हवाएं, हरे हरे खेत, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें मुझे फिर से टाइम टेबल से दूर कर देती थी। एंड माई ब्रदर वुड गेट हिज अपॉर्चुनिटी टू एडमॉनिश एंड सर्मोनाइज, इवन देन आई वॉज नॉट एबल टू गिव अप प्ले। अब जैसे ही सब चीज़ें मुझे टाइम टेबल फॉलो करने से मना करती, यानी कि जो भी उसके बाहर जो एक्टिविटीज़ थी, बच्चों का मन ललचा जाता है ना वहाँ जाके खेलने में, तो मैं नहीं कर पाता और इससे मेरे भाई को मौका मिल जाता मुझे फिर से बेइज्जत करने का, मुझे डांटने का। और सर्मोनाइज का मतलब होता है लेक्चर देना, भाषण दिया जाता है ना जैसे, वो देने का मौका मिल जाता था। लेकिन कुछ भी हो, मैं खेलना नहीं छोड़ सकता था। द एनुअल एग्जामिनेशंस एंडेड, माई ब्रदर फेल्ड एंड आई पास, सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। एग्ज़ाम ख़त्म हुए फाइनल, मेरा भाई फेल हो गया और मैं पास हो गया, फर्स्ट पोजीशन आई मेरी क्लास के अंदर। Now he was just 2 classes ahead of me. अब वो मुझसे 2 ही क्लास आगे था। For a moment I thought of giving him a piece of my mind, but he was so heartbroken that I sincerely sympathized with him. कुछ समय के लिए तो मुझे लगा कि मैं इसको अपना कुछ बताऊं थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना ज़्यादा दुखी था कि मैंने कुछ भी उससे कहना ठीक नहीं समझा। And I gained a certain amount of self-esteem. I began to
participate freely in games and sports. अब जब वो फर्स्ट आया कितना खेलने कूदने के बाद भी, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि उसको लगने लगा भी मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, खेलना कूदना सब बैलेंस चल रहा है। अब वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगा खेल कूद में। If he tried to meddle, I would tell him plainly, I have attained the first position even while playing and having fun. वो कभी कभी बीच में मुझे लेक्चर देने की कोशिश करता है, या मेरे जीवन के बीच में कुछ जैसे पहले वो डांटता था वो करने की कोशिश करता, तो मैं उसे बोल देता कि भाई मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है, खेल कूद करी। Even though I had not the courage to speak out with such insolence, it was clear from my demeanor and actions. अब ये सब चीज़ें मैं बोल तो नहीं पाता था, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था, मेरे में हिम्मत नहीं थी ये सब चीज़ें बोलने की, जैसे कि इंसोलेंस का मतलब है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कि आप सामने वाले का बिहेवियर जो है उसको बेइज्जत ना करो, उसके रिस्पेक्टफुली पेश आओ। और डीमैन्योर का मतलब होता है एक बाहरी मतलब जिसको देख के पता लग जाए, यानी कि उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता था, यानी कि वो सब चीज़ें उनको बोल तो नहीं पाता था, लेकिन बाहर से ऐसा पता लग जाता था देख के कि भाई ये क्या कहना चाहता है। One day when I returned after spending the whole morning playing, my brother pounced upon me. I can see you have become very smug because you have secured the first position. एक दिन मैं जब खेलकर थोड़ा सुबह खेलने के बाद वापस लौटा तो मेरा भाई मुझ पे चढ़ गया, बोलने लगा कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि तुमने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। बट माई ब्रदर प्राइड हैज़ नॉट सर्व्ड well even the greats. You must have read about the fate of Ravan. He was the master of the whole earth, called the universal king. Ravan was the universal king because all the kings of the world paid taxes to him. Even the gods of love and rain were his slaves. And yet, what was his end? Pride totally destroyed him. What have you learnt from this story? To have passed an examination is not enough. Real thing is acquisition of wisdom. अब भाई जो था उसने उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि भी तुम ज़्यादा हीरो मत बनो, तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ। तुम्हें पता है रावण के साथ क्या हुआ था? रावण इस धरती का किंग था, यूनिवर्सल किंग माना जाता था उसे। सब लोग, सब राजा उसको टैक्स पे करते थे, इवन देवी देवता भी उसके ऊपर, उसके सामने झुकते थे। और उसका अंत क्या हुआ था? तुमने तो एक एग्जाम ही पास किया है, क्या बड़ी बात है, तुम कोई बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी नहीं बन गए हो। टू इंटरनलाइज वॉट एवर यू स्टडी, यू हैव पास ओनली वन क्लास एंड योर हेड हैज टर्न्ड। इन दिस वे यू वॉन्ट गो वेरी फार। एक्चुअली में देखे तो तुमने एक क्लास ही तो पास की है, ठीक है, कोई तीर तुम्हारा नहीं है, अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत रास्ता बाकी है, और एक क्लास पास करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यानी कि तुम बहुत हीरो बनने लगे, तुम बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए हो। यू मस्ट रियलाइज दैट यू डिड नॉट पास थ्रू योर हार्ड वर्क, इट वॉज अ फ्लूक। तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम पढ़ाई लिखाई करके, यानी कि मेहनत करके नहीं पास हुए हो, ये तुम्हारा सिर्फ फ्लूक का मतलब होता है लक, कि लकीली पास हो गए हो। समटाइम्स अ पर्सन प्लेज अ बिग स्ट्रोक बाय चांस, बट दैट डज नॉट मेक हिम अ ग्रेट प्लेयर। कभी कभी कोई प्लेयर लकीली कोई स्ट्रोक खेल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महान प्लेयर बन गया, वो तो लकीली वो खेल लिया उसने भाई। यू विल नो व्हेन यू कम टू माई क्लास, यू विल स्वेट बिटवीन योर टीथ व्हेन यू विल हैव टू क्रैक द टफ नट्स ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। जब तुम मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे जब तुम्हें क्रैक द नट्स, यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे हार्ड सब्जेक्ट्स को अपने दांतों से, जैसे कि हम बादाम और ये चीज़ों को दांत से तोड़े तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है ना आजकल देखा जाए तो जब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तब तुम्हारे दांतों में दर्द होगा भाई। वो एग्जाम्पल देता है। God alone save you from geometry. If you write ACB for ABC, you will lose all marks. भगवान तुम्हें बचाए ज्योमेट्री से। अगर तुमने ज्योमेट्री में ACB की जगह ABC लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा ज्योमेट्री के अंदर यही होता है कि अगर आप ABC एंगल C की बात कर रहे हो तो वैसे ABC लिखने से एंगल B हो जाता है, इस वजह से रॉन्ग हो जाता है हमारा आंसर। No one cares to ask these cruel examiners as to what the difference between ACB and ABC is and why they torture students for these worthless things. एग्जामिनर्स इतने निर्दयी होते हैं कि ये बिल्कुल भी बच्चों पे तरस नहीं करते हैं कि उनको पूछे बंदा कि ACB और ABC में क्या फ़र्क है, सेम ही तो है दोनों।
But these examiners see only what is written in the books. They want students to cram everything, and this cramming is called education. ये एग्जामिनर्स जो हैं ये वही आंसर देखते हैं जो बुक में लिखा होता है, और ये हमेशा वही चाहते हैं कि बच्चे भी उसी चीज़ को क्रैम कर कर लिखें, ना कि कुछ समझ कर लिखें। आगे बताया गया है, दे आस्क to write an essay on the importance of punctuality which should not be less than 4 pages in length. Who doesn't know that punctuality is a good thing? It brings discipline in your life, people begin to love you and will progress in your business. अब वो लोग बोलते हैं कि ऐसे लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी के ऊपर, और ये 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए इसकी लेंथ। अब कौन इनको समझाए कि पंक्चुअलिटी तो अच्छी चीज़ है, डिसिप्लिन होता है लाइफ में इसकी वजह से, और अगर आप पंक्चुअल रहते हो तो आपके बिजनेस में और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। हाउ टू राइट 4 पेजेस ऑन सच अ सिंपल इशू। अब इतने छोटे से टॉपिक के ऊपर 4 पेज कैसे लिखे जाएं? But no, you will have to blacken 4 pages and 4 foolscap pages. लेकिन नहीं, आपको 4 पेज भरने ही होंगे, और वो भी foolscape 4 पेजेस। The first part is you are told to be brief. Write a short essay on punctuality in not less than 4 pages. और इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि आपको ब्रीफ शॉर्टली लिखने के लिए बोला जाता है। अब देखो भाई, शॉर्ट ऐसे बोला है, अगर 4 पेज का ऐसे शॉर्ट है तो फिर लॉन्ग किसको बोला जाएगा? 4 pages in brief, otherwise they might have asked you to write 200 pages. अब इन्होंने 4 ही पेज बोला है लिखने के लिए, नहीं तो वो आपको 200 पेज लिखने को बोलते। रन फास्ट बट स्लोली, इजंट दैट फनी? इसका मतलब क्या हुआ? रन फास्ट बट स्लोली मतलब तेज दौड़ो लेकिन धीरे धीरे। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है और वो भी 4 पेज में, तो काफी फनी चीज है। My boy, when you come to my class, you will have to perform these Herculean labors. मेरे भाई, जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें ये सब हरकुलीज, जानते होंगे आप, हरकुलीज जो हीरो था कैरेक्टर, उसके जैसे आपको मेहनत करनी होगी और उसके जैसे आपको टास्क परफॉर्म करने होंगे। डोंट फ्लोट इन द एयर जस्ट बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दिस क्लास। हवा में मत उड़ो सिर्फ इसलिए कि तुमने इस क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आई माइट हैव फेल्ड मैनी टाइम्स बट आई एम ओल्डर देन यू एंड मोर एक्सपीरियंस, सो मार्क माई वर्ड्स और यू विल रिग्रेट लेटर। मैं भले फेल हुआ हूँ कई बार, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए मेरे शब्दों को ध्यान रखो, माइंड में रखो, वरना बाद में पछताओगे। It was time for school. If I got a scolding like this when I passed, I might as well have enjoyed myself and failed. अब स्कूल जाने का समय था, और if I got a scolding like this when I passed, अगर मैं पास हुआ और मुझे ऐसी डांट पड़ी होती तो शायद मैं फेल ही हो जाता। पास होने पे भी डांट पड़े तो फिर बंदा फेल ही होगा ना। The fearful image that my brother had drawn of the studies in his own class had terrified me, but despite this, I couldn't overcome my distaste for books. I wouldn't miss any opportunity for sport. I studied too, but not much. The self-confidence I had attained now disappeared, and I was obliged to live like a malefactor. अब मेरे भाई ने जो मेरे सामने स्टडीज़ की इमेज बनाई थी, तुम डरावनी कि मेरी क्लास में आओ तो देखो क्या होगा, तो उससे मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद किताबों के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल नहीं बदला। मैं अभी भी खूब खेलता था, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता था जितनी ज़रूरी थी, और मेरा कॉन्फिडेंस जो था धीरे धीरे गिरने लगा। और आई वॉज obliged टू लिव लाइक अ मेल फैक्टर। मेल फैक्टर का मतलब यहाँ बताया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत करता है, यानी कि मिस्टेक करने वाला व्यक्ति, तो उसकी तरह मैं मतलब फील करने लगा अपने आप को कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इट वॉज एन एनुअल एग्जामिनेशन अगेन, वंस मोर आई गॉट थ्रू एंड माई ब्रदर फ्लंक्ड। आई हैडंट वर्कड वेरी हार्ड बट स्टूड फर्स्ट अगेन। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड माई ब्रदर हैड लर्नड every word in the syllabus by rote, studying till 10 o'clock at night, starting again at 4 o'clock in the morning, and from 6 to 9:30 before school. I felt sad for him. He broke down when the result was announced. I also cried. The joy of having passed was halved. Had I also failed, my brother wouldn't have grieved so much. फिर से फाइनल एग्ज़ाम की बारी आई, और इस बार भी मैं पास हो गया, और फिर से मैं फर्स्ट आया।
ऑल्दो मैंने पहले जितनी मेहनत तो नहीं की थी, लेकिन मैं फिर से फर्स्ट आया। लेकिन मेरा भाई फिर से फेल हो गया, जिसने बहुत मेहनत की थी। रात को 11-11 बजे तक वो पढ़ता रहता था, सुबह फिर 4 बजे पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद, हर एक वर्ड उसने रटा था, लेकिन इन सब के बावजूद वो फेल हो गया और मैं फिर से पास हो गया। मेरी जो खुशी थी पास होने की, वो आधी रह गई, क्योंकि भाई फेल हुआ इस वजह से। लेकिन अगर मैं भी फेल हो जाता तो शायद मेरे भाई को भी इतना बुरा ना लगता, यानी कि बोलते हैं ना, ये भी फेल हो जाता तो फिर दोनों एक साथ ही हो जाते। Now my brother was just one class ahead of me. An evil thought entered my mind. Suppose he failed once again, he would lose the high ground to humiliate me, but I wrenched this despicable idea out of my heart. After all, he upbraids me from my own good. अब भाई दोनों के अंदर एक ही क्लास का अंतर रह गया, वो 9th में और ये 8th में है, ठीक है। अब एक तो दिमाग में खुराफाती बात आई इसके, वो ये कि अगर ये 9th में भी फेल फिर से हो गया और मैं 9th में आ गया, तो ये मुझे जो ह्यूमिलिएट करता है वो नहीं करेगा, ठीक है। अब इनके माइंड में ये आया कि भाई ये जैसे मुझे परेशान करता है, जितना मुझे डांटता है, एक नफरत सी होती है ना थोड़ी बहुत मन में, वो आया। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी आया कि ये मेरा भाई है, इसकी डांट जो है वो मेरे भले के लिए है ना। अपब्रेड्स मतलब जो स्कोल्डिंग है वो मेरे भले के लिए है, अगर ये डांटे नहीं तो शायद मैं बिल्कुल भी ना पढ़ूं। तो ये सोचकर उसने जाने दिया। माई ब्रदर हैड सॉफ्टन डाउन अ बिट, ही रिस्ट्रेन्ड हिमसेल्फ इवन व्हेन there were occasions to upbraid me. I now began to take an undue advantage of his lenience. I started believing that I would get through whether or not I studied. I developed a fondness for flying kites and most of my time was spent in this activity. Still, I had a lot of respect for my brother. अब 8th में मैं आ गया हूँ और भाई 9th में। अब 2 बार फेल हो गया मेरा भाई, और अब उसका थोड़ा रवैया है सॉफ्ट हो गया मेरे प्रति। वो अक्सर उन जगहों पे जहाँ मुझे डांटना होता है वहाँ भी चुप रहता है, और मैं उसकी लीनियंसी का फ़ायदा उठाने लगा हूँ। अब मैं पूरा दिन खेलता हूँ, पतंग उड़ाना शुरू किया मैंने, ज़्यादातर समय मैं यही करता हूँ, और फिर भी मैं अपने भाई की काफ़ी इज्जत करता हूँ। रिस्पेक्ट माई ब्रदर। One evening, away from the hostel, I was running like mad to capture a free-floating kite. My eyes were turned upward and riveted on the air traveler that was reeling gently towards its downfall. Unmindful of the things around, all of a sudden I came face to face with my brother. He caught hold of my hand there and then he shouted, "Aren't you ashamed of running after one paisa kite? You don't seem to care that now you are in class 8, just one class lower than me. A man should have some sense of his status. What use is intelligence if it destroys your self-esteem? I am 5 years older than you, and even if you come to same class as I, and with the present system of examination, it is quite possible you would be my classmate next year, and even ahead of me the year after. Even God cannot close the 5 years gap between you and me." एक दिन शाम को जब छोटा जो था, ये नरेटर जो है, जब वो हॉस्टल के बाहर दौड़ रहा था एक कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए, उसकी आंखें ऊपर आकाश में गड़ी हुई थी। रिविटेड का मतलब होता है फिक्स, यानी कि ऊपर गड़ी हुई थी उसकी आंखें। तब अचानक से दौड़ते दौड़ते ये एक व्यक्ति के बीच में टकराया, और जिसने देखा तो वो इसका भाई था। अब भाई ने फिर लेक्चर शुरू कर दिया, अभी तुम्हें शर्म नहीं आती, 1 पैसे की पतंग के पीछे दौड़ रहे हो? तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि तुम 8th में आ गए और तुम्हें पढ़ाई करनी है? अपने स्टेटस का तो ध्यान करो थोड़ा, कि तुम बड़ी क्लास में तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो ये कह के उसको डांटने लगा। वो कहता है कि ऐसे सेल्फ इस्टीम या ऐसे जो ईगो का क्या फ़ायदा, ऐसे प्राउड का क्या फ़ायदा, प्राइड का क्या फ़ायदा जो तुम्हें बर्बाद कर दे। भले तुम मेरे साथ मेरी क्लास में आ जाओ, लेकिन उसके बावजूद मेरी क्लास से आगे भी निकल जाओ, लेकिन उसके बावजूद तो तुम्हारे और मेरे बीच में 5 साल का गैप है कि तुम मुझसे 5 साल छोटे हो, इसको तो भगवान भी बदल नहीं सकता है। यू कैनॉट इवन मैच माई एक्सपीरियंस ऑफ, तुम मेरे एक्सपीरियंस को मैच भी नहीं कर सकते हो। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ, इवन इफ यू बिकम एन MA और DPhil और DLit,
तुम कोई भी डिग्री ले लो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बराबर तुम नहीं पहुंच सकते हो। वन बिकम्स वाइज नॉट बाय रीडिंग बुक्स बट बाय सीइंग द वर्ल्ड। एक कोई भी व्यक्ति वो समझदार तब बनता है बुक पढ़ने से नहीं, दुनिया को देखने से। Our mother never went to school and our father perhaps didn't go beyond class 5. हमारी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है, पिताजी तो क्लास 5 से आगे पढ़े ही नहीं है। We might accumulate all the knowledge in the world, yet they will always retain the right to admonish and correct us. हम दुनिया का कितना भी ज्ञान क्यों ना ले लें, लेकिन जो अधिकार उनके पास है हमको एडमोनिश करने का, यानी कि हमको डांटने का और हमें सही करने का, वो उनके पास हमेशा रहेगा। They know 1,000 things that we don't. So forget that you are my equal now and free. I won't let you tread the wrong path. And if you don't listen, I can even use my hand. तो माता पिता की बात करने लगा कि वो उनके पास पूरा अधिकार है हमको डांटने का, हमको करेक्ट करने का, और अगर हम और भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, लेकिन ऐसी हजारों चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता है और उनको पता है, हम उनके बराबर कभी नहीं पहुंच सकते। और वैसे ही तुम भी कभी भी मेरे बराबर नहीं पहुंच सकते हो। तुम गलत रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा, और इवन अगर जरूरत पड़ी तो मुझे हाथ भी उठाना पड़ा तो मैं हाथ भी उठाऊंगा। I was thoroughly ashamed by his new approach of his. I really became aware of my smallness and I began to look upon him with reverence. With tearful eyes I said, "Not at all. You have every right to say it." My brother embarrassed me and said, "I won't stop you from flying kites. I too long to fly them, but if I were myself to tread the wrong path, how would I stop you? Duty weighs upon my head." मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं रोने भी लगा और मुझे अपने छोटेपन का एहसास भी हुआ कि बड़ा भाई है भाई मेरे से वो, और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। और भाई ने फिर ये भी कहा कि काइट्स फ्लाइंग करना गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद पतंग उड़ाऊंगा तो मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा। ड्यूटी वेज अपॉन माई हेड, मेरे सर पे जिम्मेदारी है तुम्हारी, मुझे तुम्हें समझाना है, संभालना है। By chance, just at that very moment, a kite floating over our head, the end of its string was dangling just above us. My brother jumped and caught hold of the loose end of the kite string. Then he ran at top speed towards the hostel and I ran behind him. अचानक से एक पतंग उड़ती हुई हमारे सर के ऊपर से गुजरने लगी। उसकी जो रस्सी थी, धागा जो था, वो मेरे भाई के सर के ऊपर जा रहा था। उसने जंप किया और उसको पकड़ लिया और फिर वो दौड़ता हुआ हॉस्टल की तरफ चला गया और मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। तो बच्चों, ये हमारी स्टोरी, और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, थोड़ा लंबा हुआ होगा वीडियो। आई थिंक ये वीडियो लगभग 40 मिनट का तो हो गया होगा, लेकिन उसके बाद 32 मिनट का है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर, और उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।